हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे अपने कोडिंग प्रैक्टिस को अच्छा करके हम अपने कोड के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही जरूरी है जानना। क्योंकि हम कोड तो लिख देते हैं, हम बिजनेस के जो लॉजिक है, जो फंक्शनैलिटीज है, वो तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पर क्या वो कोड एज पर कोडिंग स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, हम ये चीज नहीं देखते। तो हमें वो भी चीज देखना बहुत जरूरी है कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो सही तो है, बट क्या वो कोडिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच हो रहा है, क्या उसमें कुछ कोड स्मेल आ रहा है, कुछ वल्नरेबिलिटीज आ रहा है, कोई ब्लॉकर्स आ रहा है, कोई हाई मीडियम लो सिवियरिटी इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। क्या बाद में जाकर कोई नया बंदा इसको करेगा, ये देखेगा कोड को, तो कोई इसको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। इस सारे फैक्टर्स को हम पॉइंट आउट करके हमें 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छा करके अपने जावा डेवलपर के या कोई भी डेवलपर के जो फ्यूचर है उसको आप अच्छा और सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इस कोडिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किए ना, तो बाद में जाकर बहुत दिक्कत होने वाली है। कोड रिव्यू में आपको कई बार रीवर्क आ सकता है कि इस कोड को आपने सही से नहीं लिखा, इसको मॉड्यूलराइज करो, इसको अच्छे से लिखो। तो आपके ऊपर ही हेडेक आएगा। तो ये आगे जाकर के ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो इस प्रॉब्लम को अभी से ही सॉल्व कर देते हैं। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट मी शो यू हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो 15 इनवैल्यूएबल कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉर जावा डेवलपर्स, जो स्पेसिफिकली जावा 17 और स्प्रिंग बूट 3.0.x के ऊपर जो लोग जो नॉर्मली सब जगह यूज होता है, तो उनके लिए हम लोग बात करेंगे। तो क्या चीज दिमाग में आता है जब हम जावा 17 और स्प्रिंग बूट 3.0.x की बात करते हैं? कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे वैलिडेशन मैपिंग। तो मॉडल मैपिंग यूज करना है, जिससे क्या होता है कि गेटर सेटर हमें बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है ना, तो मॉडल मैपर क्लास यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर जावा 17 में जकार्ता वैलिडेशन यूज होता है। तो जकार्ता वैलिडेशन जावा एक्स वैलिडेशन का ही एक और नाम रख दिया गया, क्योंकि ओरेकल ने बाद में क्लेम किया कि यू कैन नॉट यूज जावा एक्स, जावा वर्ड हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि उस पर ट्रेडमार्क है ओरेकल का। तो इसलिए हम उसके नाम को चेंज करना है फ्रॉम जावा एक्स टू जकार्ता। तो ये सारे चेंजेस जावा 17 में आए हैं, और स्प्रिंग बूट 3.0.x जावा 17 के साथ ही चलेगा। तो इसीलिए अगर स्प्रिंग बूट 3.0x यूज करेंगे तो जावा 17 होना मस्ट है। ठीक, तो आते हैं एक एक करके। फर्स्ट है फॉलो सॉलिड प्रिंसिपल्स। ओके, सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होता है हम सबको पता है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, हर एक क्लास का एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम सारा फंक्शनैलिटी एक साथ एक क्लास में हम नहीं डाल सकते। वन क्लास विल होल्ड ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, दैट मीन्स ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। हम एग्जिस्टिंग कोड में मॉडिफाई नहीं करेंगे, रादर हम क्रिएट अ सब क्लास ऑफ एन इंटरफेस और वहां पर हम कोई लॉजिक लिखेंगे या कोई दूसरा क्लास बनाकर वहां मेथड लिखेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग क्लास को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। फिर लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, दैट मीन्स सब क्लास इंप्लीमेंटेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय सुपर क्लास representation, so we can interchange the functionalities without creating an impact on the overview performance and business requirements. Okay, फिर आता है इंटरफेस सेग्रीगेशन। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन में क्या होता है कि हम इंटरफेस को सेग्रीगेट कर देते हैं, जिससे कि एक इंटरफेस में मान लीजिए 10 मेथड है, तो कोई बिजनेस लॉजिक है जिसमें 10 फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ओनली 3-4 ही जरूरत है। तो हम 3-4 को ही हम यूज करेंगे, बाकी को हम यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम इंटरफेस सेग्रीगेट कर देते हैं कि ये 3-4 मेथड इंटरफेस ए का है, ये 3-4 मेथड इंटरफेस बी का है, और ये 3-4 मेथड इंटरफेस सी का है। तो इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, इंटरफेस सी, जो उसको सब क्लास करके यूज कर सकता है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर डिपेंडेंसी इन्वर्सन। तो डिपेंडेंसी इसमें से इन्वर्ट हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग लिखने के लिए। तो इससे क्या होता है, कोड मॉड्यूलर रहता है, अच्छा रहता है, नीट एंड क्लीन कोड रहता है। फिर आते हैं नेक्स्ट,
सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज रखना बहुत जरूरी है। अगर हम सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं रखेंगे ना, तो कोई भी इसमें बहुत सारा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का इशू आ जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाता है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप JWT टोकन के बेसिस पर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म या OAuth ऑथेंटिकेशन को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर आते हैं डीटीओस। डीटीओस को अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। डीटीओ इज मींट फॉर ट्रांसफरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट सेम एज एंटिटी, ओके। मॉडल क्या होता है, जो हम लोग मैपिंग करते हैं ना एंटिटी के से, जो रिपोजिटरी से जो डेटा आता है, जो डीबी से डेटा आता है, उसको मैपिंग करने के लिए एंटिटी की जरूरत होती है, ठीक है। और डीटीओ क्या होता है, ये डेटा को ट्रांसफर करता है एक क्लास से दूसरे क्लास से। तो मॉडल से नहीं ट्रांसफर कर सकते, मॉडल विल होल्ड द डेटा ऑफ द एक्चुअल डीबी डिटेल्स, ओके। तो हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम उसको डीटीओ में डाल करके हम उसको एक क्लास से दूसरे क्लास में हम ट्रांसफर करते रहेंगे, और इस तरह से हम डेटा को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। और हम एंटिटी को इसलिए भी यूज नहीं करते क्योंकि एक एंटिटी में तो एक सेट ऑफ फील्ड्स होंगे जो एक पर्टिकुलर या सेट ऑफ टेबल से निकल करके आए हैं। लेट सपोज आई वांट टू यूज 5 fields from this particular table, 5 fields from second table, 3 fields from third table, and सबका एक एक अलग अलग रिकॉर्ड आ रहा है थ्रू अ क्वेरी। तो आप एंटिटी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए आपको डीटीओ बनाना पड़ेगा, जिसमें हर एक टेबल का जो आउटपुट आया उसको उसमें स्टोर करना है डीटीओ में, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो अपने बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो डीटीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें समझ में आनी चाहिए, एक होता है एंटिटी लेयर, एक होता है मॉडल लेयर, एक होता है डीटीओ लेयर। तो मॉडल और डीटीओ का मोर और लेस सिमिलर मैपिंग होता है। तो डीटीओ हम लोग जनरली इसलिए यूज करते हैं कि हम डेटा को स्टोर करा कर एंटिटी से डेटा डाल करके हम उसको यूज कर पाए, ठीक है। फिर आता है थॉरो वैलिडेशंस। वैलिडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्प्रिंग बूट में क्या होता है, रिक्वेस्ट आता है यूआई से, ठीक है, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आया, और जैसे रिक्वेस्ट आता है हम उसको वैलिडेट करते हैं कि क्या उसमें ये डेटा है कि नहीं है। अगर रिक्वेस्ट पैरामीटर आया तो की वैल्यू पेयर एक नल तो नहीं है, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट बॉडी आया तो उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग रिक्वायर्ड मैंडेटरी फील्ड्स है क्या वो नल तो नहीं है, हमें वो वैलिडेशन लगाना होगा। तो आप उसको इफ कंडीशन से भी वैलिडेट कर सकते हो, इफ नॉट नल और स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट इज ब्लैंक या इज नल और एम्प्टी, क्या ये तो नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सेपरेट वैलिडेटर पैकेज, स्प्रिंग बूट में एक फीचर है वैलिडेटर पैकेज का, उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। स्प्रिंग बूट 3 में ऐसा है, तो स्प्रिंग बूट 3 में हम यूज कर सकते हैं वैलिडेटर पैकेज को, और उसके लिए अलग क्लास बनाकर वहां पर आप अपना सारा वैलिडेशंस का लॉजिक लिख सकते हो, ठीक। और फिर उसको आप यूज कर सकते हो एक सेपरेट एनोटेशन बना करके @वैलिड पाथ वेरिएबल करके। तो इस तरह से वैलिडेटर्स का यूज कर सकते हो स्प्रिंग बूट में। फिर आता है रॉबस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप थ्रो कर सकते हो कोई एक सर्विस लेयर से कंट्रोलर लेयर में, और फिर आप यूआई में दिखा सकते हो, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है कि आप ट्राई कैच मैकेनिज्म से हैंडल करते हो, ठीक है, जो कि लीस्ट रिक्वायर्ड है, जो कि ट्राई कैच हम जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है ट्राई कैच में वहीं पर ही एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, तो वो थ्रो ही नहीं करेगा कंट्रोलर तक, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअल में इशू क्या था, ठीक है ना। तो हैंडल हो गया ट्राई कैच में, तो इसलिए ट्राई कैच लीस्ट यूज्ड होता है। तो सबसे ऊपर जो यूज होता है वो है कंट्रोलर एडवाइस। रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है वो क्या एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। अगर हम उस तरह से हैंडल नहीं करेंगे तो कोई भी 500 सर्वर एरर दे देगा और पूरा स्टैक ट्रेस आ जाएगा, जो यूजर को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें यूजर अंडरस्टैंडेबल एक्सेप्शन देना पड़ेगा, जिससे यूजर को समझ में आए कि अच्छा रिक्वेस्ट में डेटा नहीं है इसके वजह से इशू आ रहा है, या फिर ईमेल प्रॉपर नहीं है उसके वजह से इशू आ रहा है, या एड्रेस का फॉर्मेट सही नहीं है इसके वजह से इशू आ रहा है, क्या एग्जैक्ट इशू है वो हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लास का एक सेपरेट रेस्ट कंट्रोल एडवाइस क्लास बना करके हम वहां मेंशन कर सकते हैं मेथड में, और फिर एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू हम उन्हें थ्रो करा सकते हैं। फिर हम रेस्पॉन्स में दिखेगा कि क्या एग्जैक्ट इशू आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो एक प्रॉपर जो माइक्रो सर्विस यूज होता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस में कुछ इश्यूज आते हैं जिसके वजह से हम सागा ऑर्केस्ट्रेशन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन में क्या होता है, उसमें इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, कि अगर सक्सेसफुल इवेंट हुआ तो आगे बढ़ेगा, अगर फेल हो गया तो वापस रिवर्ट बैक कर जाना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज आप जोमेटो में कोई फूड ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बाद में पता लगा कि आपको आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, फिर वो डिलीवरी बॉय असाइन ही नहीं हुआ, ठीक है, डिलीवरी बॉय अवेलेबल ही नहीं है, तो पूरा प्रोसेस रोल बैक हो जाना चाहिए, ठीक है ना, आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, ठीक है, प्लस फूड जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ये अगर नहीं होता है तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं होता है, तो रोल बैक मैकेनिज्म अच्छे से होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्लास लेवल पर लगा सकते हो एट ट्रांजैक्शन रोल बैक फॉर इक्वल टू एक्सेप्शन डॉट क्लास करके आप ट्रांजैक्शन एनोटेशन लगा सकते हो क्लास लेवल पर, या आप चाहते हो तो आप मेथड लेवल पर भी लगा सकते हो कि ये स्पेसिफिक मेथड है जहाँ पर हमें रोल बैक इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। इट्स डिपेंड्स टोटली अपॉन योर रिक्वायरमेंट। और माइक्रो सर्विस में आप सागा डिजाइन पैटर्न और ऑर्केस्ट्रेशन डिजाइन पैटर्न, कोरियोग्राफी डिजाइन पैटर्न आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन के जो प्रॉब्लम्स है आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक। फिर आता है टेस्ट, टेस्ट एंड टेस्ट। हमें कीप ऑन टेस्टिंग करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए, पॉजिटिव टेस्ट केस, नेगेटिव टेस्ट केस, हर एक चीज के लिए हमें कीप ऑन टेस्टिंग कि हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एज पर स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर एरे का फॉर्मेट तो सही से आ रहा है कि नहीं वो देखना है, अगर कुछ एम्प्टी हुआ, कुछ नल हुआ तो वो हैंडल हुआ कि नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, कुछ कुछ ऐसा चीजें आती है जो सिनेरियो हम हैंडल नहीं किए हुए रहते हैं, बाद में जाकर के जो नए डेवलपर्स आते हैं उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, जो आपने रायता फैलाया वो किसी और को सॉल्व करना होगा। तो ये अगर जाते ना हो तो हमें कीप ऑन टेस्टिंग, हर एक सिनेरियो को हमें टेस्ट करते रहना चाहिए कि ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के प्रॉपर्टी को हमें लेवरेज करना होगा। तो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं अपने ऑटो वायर करके, ठीक है, तो हम एक क्लास बना लिए, हम उसको ऑटो वायर करके हम उसको यूज कर लिए। तो कई बार क्या होता है सोनार स्कैनिंग में वो दिखाता है वल्नरेबिलिटी इश्यूज, तो आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्रिएट कर सकते हो, आप फील्ड्स बना दिए प्राइवेट करके और फिर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिए उस पर्टिकुलर फील्ड्स के ऊपर और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो इससे सोनार प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को लेवरेज करना इंपॉर्टेंट है, जो स्प्रिंग का इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम न्यू कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, इससे मेमोरी में ज्यादा हीप मेमोरी नहीं ऑक्यूपाई होगा, ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट ही नहीं होंगे, क्योंकि वो स्प्रिंग कंटेनर जो है वो इंजेक्ट कर देता है ऑब्जेक्ट टू अ स्पेसिफिक क्लास एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक। फिर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हमें कीप ऑन कंटिन्यू रखना होगा, हमें देखना होगा कि कहीं जो कैसे हम थोड़ा सा और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम लेटेस्ट जावा 17 के फीचर्स को यूज करके क्या हम चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं, हमें वो चीज देखना है, ठीक है ना। हमें ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म को देखना है कि प्रॉपर रोल बैक हो रहा है कि नहीं, कितना टाइम बाद डेटा आ रहा है, ठीक है ना। मल्टी थ्रेडिंग अगर यूज कर रहे हो तो वहां पर देखना है कि कितने टाइम में रिस्पॉन्स आ जा रहा है, ठीक है। जो प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है जो एसिंक में चल रहा है उसका तो अलग से आएगा, लेकिन वो एसिंक के जो पहले है उसका जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है वो प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और एसिंग जो थोड़ी देर बाद जो डेटा आ रहा है वो क्या सही से डेटा आ रहा है कि नहीं, उसको आपने एक्सेप्शंस वगैरह जो हैंडल किए हो कि नहीं, ठीक है। कंप्लीटेबल फ्यूचर जो आप यूज करोगे मल्टी थ्रेडिंग में वहां पर आप एक्सेप्शंस भी हैंडल कर सकते हो, तो वो एक्सेप्शन सही से हैंडल हो रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें परफॉर्मेंस लेवल पर देखना होता है। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टूल भी हम यूज कर सकते हैं, हम लोग ऐप डायनेमिक्स का भी यूज कर सकते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रॉपर एरर या एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है कि नहीं, तो ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं। और हम पोस्टमैन के थ्रू भी हम हिट करके देख सकते हैं कितना टाइम ले रहा है डेटा को आने में, और क्या वो कोडिंग स्टैंडर्ड्स या जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स है इतना रिस्पॉन्स टाइम का क्या उसको मेंटेन कर रहा है, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन, कोड को डॉक्यूमेंट करिए, जितना हो सके कोड को डॉक्यूमेंटेशन में रखिए, क्योंकि आपका ही कोड आपको 6 महीने बाद नहीं समझ में आएगा, आप भूल चुके होंगे। तो अगर आपको कोड डॉक्यूमेंटेड है तो आप उसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या क्या कोड चेंजेस किया था, या हो सकता है कि आपको जरूरत ना पड़े, 6 महीने बाद एनोटेट करके दिख जाता है ना कि ये कोड किसने लिखा है, तो कोई अगर डेवलपर आपके पास आया आपका ही कोड समझने के लिए तो हो सकता है आपको याद ना रहे, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेड रहना पड़ेगा कोड को, तो उससे क्या होगा कि आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ मैंने देख रखा है, एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लूंगा तो मैं बता दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके लिए भी सहूलियत होगा और उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, आप उनकी हेल्प कर पाओगे, ठीक है। तो हमें पूरे पर्सपेक्टिव और पूरे इन्वायरमेंट को लेकर के हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे औरों की हेल्प कर पाए और कैसे हम अपनी हेल्प कर पाए अपने कोड को डॉक्यूमेंट करके, ठीक। फिर आता है कोड रिव्यूज, एनकरेज करना है कि कंटिन्यूस हर हफ्ते कम से कम एक बार कोड रिव्यू हो।
तो कोड रिव्यू सेशन शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया फिर कोड रिव्यू हो रहा है फिर आपको रिवर्क करना पड़े, ऐसा ना हो। हर हफ्ते एक एक बार कम से कम कोड रिव्यू होना चाहिए, जिससे कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स दिखे कि इस तरीके से जो आप कर रहे हो इससे परफॉर्मेंस रिड्यूस होगा, इससे लैटेंसी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके आउटपुट में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो रिक्वायर्ड जो टाइम में आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो उस क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे कि हम कोड को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके लिखे कि आउटपुट जल्दी आए, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसके लिए कोड रिव्यूअर्स जो अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं, आप उनसे कोड रिव्यू करवा सकते हो, जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आप कहाँ मिस कर रहे हो, आप कैसे अपने कोड को और एनहांस कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं CI/CD पाइपलाइंस को ऑटोमेट करना, ठीक है ना। जेनकिंस में जो हम लोग स्क्रिप्टिंग लिखते हैं जिससे कि वो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस होता है पूरा, हम उसको ऐसे इंटीग्रेट, ऐसे हमें स्क्रिप्टिंग लिखना है कि हम पूरे सब इन्वायरमेंट में एक साथ डिप्लॉय हो जाए या इंटीग्रेशन हो जाए। जैसे जैसे हम कोड लिखते हैं, हम कमिट करते हैं चेंजेस को, पुश करते हैं चेंजेस को, तुरंत जेनकिंस बिल्ड स्टार्ट हो जाता है ना। फिर पता लग जाता है कि ये क्या ये पास हुआ कि नहीं, सोनार स्कैन पास हुआ कि नहीं, सारे जो प्रॉपर स्टेप्स है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का, फिर चेक मार्क्स का, फिर सोनार का, बहुत सारे इंटरनल मार्वे बिल्ड सब कुछ आता है, क्या वो प्रॉपरली प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, और डिप्लॉयमेंट सही से हो रहा है कि नहीं, वो सब भी हमें ऑटोमेट करना है, जिससे कि हमारा काफी टाइम बच सकता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है। कोड क्वालिटी के मेट्रिक्स को मॉनिटर करना है, ठीक है। तो हम लोग स्प्रिंग बूट में एक्चुएटर यूज कर सकते हैं, जिससे हम हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो हमें कंटिन्यूअस हमें एक्सेसिबिलिटी रहेगी कि हमें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वैसे कोड रिव्यू में पता लग जाता है क्या प्रॉब्लम है, फिर भी लैटेंसी को और बेटर करने के लिए हमें कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहना चाहिए, ठीक है ना। आप ऐप डायनेमिक्स के थ्रू भी मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रॉपर कोड कवरेज लिख रहे हो कि नहीं, उससे भी मॉनिटर हो सकता है, ठीक है ना। तो कई सारे टूल्स हैं जिससे आप कोड क्वालिटी का मैट्रिक्स को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक। फिर आता है कॉन्करेंसी। बहुत सारे एक्सेप्शंस या बहुत सारे मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में कॉन्करेंसी बहुत काम आता है। तो आप कॉन्करेंसी को अच्छे से केयरफुली हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हैंडल नहीं किए तो कुछ भी आउटपुट आ सकता है, ठीक है ना, बहुत ही अनकंडीशनल आउटपुट आ सकता है। तो उसको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। हो सकता है आप कोई कोर्स कर लीजिए यूडेमी पर, ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्करेंसी के ऊपर कोर्स मिल जाएगा। आप उसको अगर कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि कंप्लीटेबल फ्यूचर के हेल्प से आप कैसे कॉन्करेंसी को आप मेंटेन कर सकते हो इन अ मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इसमें अच्छे होते चले जाएंगे। तो कॉन्करेंसी को हैंडल करना बहुत जरूरी है इन मल्टी थ्रेडेड। हाँ, ये है लास्ट टॉपिक, परफॉर्म प्रेफर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो बाकी अगर अगर हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम उसका क्लोन बना सकते हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम मैप यूज कर रहे हैं तो हमें बताया जाता है ना कि की पार्ट शुड बी इम्यूटेबल। क्यों बताया जाता है? वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि हम उसका दूसरा क्लोन ना यूज कर सके, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है हम उसी को यूज करें, जिससे कि कोई अगर कोई नया ऑब्जेक्ट उसका बना रहा है तो वो बिल्कुल ही नया की बन जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ही नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वो एग्जिस्टिंग की को पॉइंट आउट नहीं करेगा। तो की शुड बी यूनिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। तो इसलिए की को यूनिक रखने के लिए उसको इम्यूटेबल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। और इसमें डीप क्लोनिंग करते हैं और उसके फील्ड्स को हम लोग थ्रू कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इम्यूटेबिलिटी के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे क्लास शुड बी फाइनल, ओके, फील्ड मेंबर्स शुड बी प्राइवेट एंड फाइनल, ठीक है। वी शुड परफॉर्म डीप कॉपी rather than shallow कॉपी, ठीक है ना। तो जिससे कि क्या होगा कि हम लोग कोई भी अगर फील्ड को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें उसका नया रेफरेंस बनाकर एक्सेस करना होगा। जैसे कि क्या होगा कि हम उसके कोई भी ऑब्जेक्ट के डेटा को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके प्रायर ऑब्जेक्ट्स के जो फील्ड्स है वो चेंज ना हो जाए। तो शैलो क्लोनिंग में ये दिक्कत होता है कि अगर आप एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए फिर आप दूसरा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को आप पुराने ओल्ड ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पॉइंट आउट करते हैं, तो कोई अगर एक सेकेंडरी या थर्ड जो बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए, रेफरेंस बनाए, उसमें अगर उसके फील्ड्स को अगर मॉडिफाई करते हो तो पुराने सारे जो ऑब्जेक्ट के फील्ड रेफरेंसेस है सब मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसलिए शैलो क्लोनिंग को हम लोग नहीं यूज करते, हम लोग डीप क्लोनिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप गो थ्रू करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये है टोटल 15 कोडिंग प्रैक्टिसेस, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपका कोड बहुत ही अच्छा रहेगा। और कोड को मॉड्यूलराइज रखिए, जितना छोटे छोटे मेथड्स में कोड को ब्रेक कर सकते हो ना उतना ब्रेक कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये था 15 बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस, जिससे अपने कोड को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो, अपने प्रोडक्टिविटी को अच्छा रख सकते हो और अपना एक अच्छा इंप्रेशन और छाप छोड़ सकते हो। तो ये था
सो आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, एक अगले कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। देवजीत रॉय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।